नाजरीन आदाब। रूबी डीजी केबल की खास पेशकश गोशे गयूर में मैं आपका मेज़बान इनामुर रहमान गयूर एक बार फिर से हाजिर खिदमत हूँ। जैसे कि आपको पता है, गोशे गयूर रूबी डीजी केबल के नशरियाती नक्शे पर एक ऐसा मुकाम है जहाँ पर हमारी गुफ्तगू होती है किसी नामवर मुनफरिद हस्ती के साथ और तबादला ख्याल होता है अहल फ़हम व ज़का से ऐसे मौज़ूआत पर जिनका रास ताल्लुक़ होता है आपके हमारे हालात से, आपकी हमारी मालूमात, आपके हमारे जज्बात, आपके हमारे ख्यालात, इन चीज़ों से ताल्लुक़ होता है ताकि हमारी सोच में, हमारी फ़िक्र में निखार आए, हम सही वाक़यात से, सही बातों से हमको आगाही मिले और उनके तईं, उनके ज़ेर तहत हम अपने ख्यालात को, अपने लाहिया अमल को मुरत्तिब कर सकें। तो इस स्टूडियो में आपने जैसे देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे आए मुख्तलिफ फील्ड से जिनकी आरा से हम सरफराज हुए और उनसे यकीनन हमने फ़ायदा उठाया ही होगा और उठा रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी हस्ती को मैंने ज़हमत दी है, ऐसी हस्ती को मैंने दावत दी है जिनका काम ही है लोगों तक इत्तला पहुंचाना, जिनकी रोज़ी रोटी, काम, मशगला, हर चीज़ यही है। मेरी मुराद है टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे मोतबर, जैसे आला अंग्रेज़ी अखबार के रेजिडेंट एडिटर जनाब किंगशुक नाग साहब से। किंगशुक नाग साहब रेजिडेंट एडिटर हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के हैदराबाद में और पिछले 7 साल से गालिबन यहाँ पर इस ओहदे पर कार फरमा हैं। तो किंगशुक नाग साहब, आपका खैर मकदम है रूबी डीजी केबल में, खुश आमदीद, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। किंगशुक नाग साहब, हम तो अखबार के पढ़ने वाले लोगों में हैं और अखबार को हमने हमेशा से फॉलो किया है। आपकी कारकर्दगी, आपका वर्क जो है, उससे हम उस ज़माने से भी वाकिफ़ थे जब आप गुजरात में रेजिडेंट एडिटर हुआ करते थे टाइम्स ऑफ इंडिया अहमदाबाद में। आपका काम जब भी समझ में आता था हमको सुनने को मिलता था और ये मालूम होता था कि उन हालात में, उस दौर में जबकि सब कुछ बहुत डिस्टर्ब था गुजरात में, आपकी रिपोर्टिंग ऐसी रही कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी खटकती थी। करेक्ट। आपने वो स्टैंड लिया था वहाँ पर। आप उस हालात के ताल्लुक से आपने पिछले साल हैदराबाद शहर में जब 10 ईयर्स ऑफ गुजरात डिस्टर्बेंसेस का एक फंक्शन हुआ था तो उसमें आपने बड़ी खुल के बात की थी और आपने सारे हालात से लोगों को आगाह किया था कि आप एज अ जर्नलिस्ट, एज अ रिपोर्टर, एज अ फील्ड पर्सन आपने कैसे महसूस किया था। उन हालात के बारे में थोड़ी सी रोशनी फिर से एक बार डालिए सिलसिले की गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले। मैं इसके बारे में क्या बताऊं, क्योंकि मेरे को इतना मालूम है इस सब्जेक्ट के बारे में कि कहाँ शुरू करूं और कहाँ ख़त्म करूं। जी और ये जो हुआ गुजरात में बहुत ही बुरा हुआ, सब जानते हैं। जी। अभी भी जो मुसलमान हैं गुजरात का, उनका जो सिचुएशन है इज़ नॉट वेरी गुड। वो अगर वो सेकंड क्लास सिटीज़न होके रहते हैं तो वो खुशहाल हैं, अगर वो अदरवाइज दे आर नॉट वेरी गुड। दो नरेंद्र मोदी ने सद्भावना का ये प्रोग्राम वगैरह किया है, अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल हुआ नहीं है। ये कहानियाँ फैलाई जाती है कि मुसलमान बहुत खुश है मोदी के राज में, ये एकदम सही नहीं है। क्योंकि वो बेचारा, अगर आप रास्ते में जाएं और आप बाहर से आ गए हैं दिल्ली से और किसी टैक्सी में बैठे हैं और टैक्सी ड्राइवर मुसलमान है, उससे अगर पूछे कि आप मोदी के राज में खुशहाल हैं तो बोलेगा हम बहुत खुशहाल हैं, मोदी ही गुजरात का आंसर है। क्योंकि वो बेचारा डरता है, उसको मालूम नहीं है पीछे वाला आदमी कौन है। और माइनॉरिटी जो डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे कुछ लोकेलिटीज़ है माइनॉरिटी डोमिनेटेड, वहाँ पे शायद कुछ मुसलमान मोदी को वोट भी देते हों क्योंकि उनको डर लगता है कि उनको बाद में ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितने वोट किसने दिए हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुश है मोदी से। जी। वो कभी खुश हो ही नहीं सकता। जी। कुछ लोगों ने हालात के साथ अपना समझौता कर लिए है, कुछ लोगों ने सोचा कि ज़िंदगी आगे बढ़ाएं। तो ये हालात है, तो ये सिचुएशन है सद्भावना की। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि जो मोदी का सद्भावना का जो प्रोग्राम था, ये सारी सद्भावना की जो सिंबॉलिज्म थी वो बड़ी हिंदुइस्टिक थी। इन द सेंस वो एक मंदिर से शुरू हुआ, एक दूसरा मंदिर में ख़त्म हुआ। तो ये इसका क्या सिंबॉलिज्म है, माइनॉरिटी पे ये समझ सकते हैं आप। जी हाँ सर। उस वक्त कैसे हालात थे सर जब आप बिल्कुल यानी गुजरात जलना शुरू हुआ था और एज अ सीनियर एडिटर आप जो है वहाँ पर फील्ड पर हालात को देख रहे थे, तो आपने कैसे महसूस किया? देखिए सर, 27 फरवरी 2002 पे गोधरा का ट्रेन बंद हुआ। जी। मेरे को एक इंसिडेंट मैं आपको बताऊंगा, शाम को हुआ था 27 फरवरी 2002 के शाम को। वहाँ की एक मशहूर क्लब है कर्णावती क्लब। जी। एंड अहमदाबाद आप जानते हैं बहुत ही जहाँ प्रोहिबिशन वगैरह है तो ज़्यादा एंटरटेनमेंट के एवेन्यूज़ नहीं है। जी। तो उस दिन शाम को कर्णावती क्लब में जगजीत सिंह जी आ रहे थे। अच्छा। और उनका गजल का प्रोग्राम था और वो पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। जी। वहाँ देख के पता नहीं चल रहा था कि अगर गोधरा कांड से कोई लोग परेशान हैं तो
दे डिड नॉट शो एनीथिंग। इनफैक्ट जी लोग आ रहे थे, जा रहे थे, खा रहे थे, वो वहाँ से फूड स्टॉल होता है, वहाँ से डोसे ला रहे थे जी। एट वन स्टेज जगजीत सिंह ऑल्सो गॉट जी वेरी पैरानॉइड। उन्होंने कहा कि अगर लोग ऐसे करके घूमेंगे और खाएंगे पिएंगे तो मैं नहीं खाऊंगा। जी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 27 फरवरी के सुबह वो ट्रेन का बर्निंग हुआ था जी, पर शाम तक भी जी लोगों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। जी जी। तो इसलिए कहना कि अगले दिन सुबह इतने मैसिव राइट्स हो गए और लोगों को घर जलने लग गए, लोग जलने लग गए इसके, और आप बोले कि ये तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था टू गोधरा, ये मानने को तैयार नहीं हूँ। जी। आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बात कहना चाहूँगा नाग साहब, और मैंने हमेशा महसूस की है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मेरी शिकायत रही है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस बात को कभी फिर से दोहराने की कोशिश नहीं की। आप 28 फरवरी की अगर बात करते हैं और ये कहते हैं कि सारा एवरीथिंग इरप्टेड और एकदम से एक भूचाल सा आ गया और सब लोग जो है उसका बदला लेने लगे गोधरा ट्रेन एक्सीडेंट का, तो उस दिन की जो वीडियो फुटेज को अगर हम देखें मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स के, तो हमें ये नजर आएगा कि लोग बहुत सारी दुकानों में लूट मार कर रहे थे और लोग एस्टीम गाड़ियों में से, उस जमाने में एस्टीम जरा बड़ी गाड़ी होती थी, एस्टीम गाड़ियों में से उतरकर दुकानों में जा रहे थे और उसमें से टीवी सेट्स और ऐसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है उठाकर ला रहे थे और उनके चेहरे पर ग्ली था, यानी एक तरह की खुशी थी, एक तरह का मजा, एक तरह का एडवेंचर थ्रिल की सी कैफियत थी। तो यह हकीकत है कि लोगों में वैसा कोई एंगर आउटरीच नहीं था जैसा कि एक्चुअली होना चाहिए अगर वो बिलीव करते, लेकिन उसके बाद वो हालात बहुत ही अफसोसनाक हो गए और बहुत ज़्यादा ट्रैजिक टर्न ले लिया उन्होंने, और विच इज़ सो अनफॉर्चुनेट। लेकिन उस टाइम पर आपने बहुत ही बोल्ड स्टैंड लिया, आपकी रिपोर्टिंग के ताल्लुक से मशहूर है कि आपने जो है ऐसी रिपोर्टिंग की जो एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल पसंद नहीं आई, पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स भी आप पर एतराज़ करने लगे, ऐसा हुआ है। बहरहाल उसके लिए हम बहैसियत हिंदुस्तानी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कर्तव्य को बड़ी खूबसूरती से निभाया सर। थैंक यू। जी हाँ, हैदराबाद के कॉन्टेक्स्ट में आते हुए नाग साहब, हमने देखा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स बड़े अच्छे रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कई स्पेशली ओल्ड सिटी रिलेटेड इश्यूज़ को बहुत अच्छी तरह से बड़ी प्रोमिनेंस के साथ हाईलाइट किया और उसकी वजह से रिफॉर्म्स भी हुए, कई जगह पर पॉजिटिव एक्शन भी रिजल्ट हुआ होगा। तो हम टाइम्स ऑफ इंडिया से ऐसे ही तवक्को रखते हैं, स्पेशली ओल्ड सिटी के रेसिडेंट्स, कि वो जो है फेयर एंड जस्ट एंड अपराइट किस्म के इश्यूज़ को वो करेंगे। लेकिन एक बात अफसोसनाक देखने को आई है कि एक टाइम पे जब पिछले साल बिल्कुल लास्ट मंथ ऑफ द लास्ट ईयर में कुछ डिस्टर्बेंसेस हो रहे थे, तो उस वक्त एक न्यूज़पेपर ने एक रिपोर्ट कैरी की थी कि देयर डिड नॉट एग्जिस्ट अ टेम्पल बिसाइड चारमीनार। उसके दूसरे दिन आपके अखबार ने एक रिपोर्ट कैरी की कि देयर इंडीड वाज अ टेम्पल। तो इससे एक फ्रिक्शन सा पैदा होता है, जबकि सर ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आरटीआई के अगेंस्ट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से जो है रिप्लाई है, और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डिप्टी सुपरिटेंडेंट का रिप्लाई है, और वो ये कहते हैं कि द स्ट्रक्चर देयर इज अनऑथराइज्ड इलीगल। मतलब ये कि कोई स्ट्रक्चर वहां था नहीं। मैं ये रिपोर्ट भी आपको देना चाहूंगा आपके जाते वक्त जी। तो सर क्या कंपल्जन होते हैं कि ऐसी रिपोर्ट वो कह रहे हैं या उसकी बेसिस? कंपल्शन की बात नहीं, आप दूसरे अखबार की बात जो कर रहे हैं वो 1960 में उन्होंने एक पिक्चर प्रोड्यूस किया था 1960 का, टू शो देयर वाज नो टेम्पल जी। शायद हमने ये लिखा था कि 1980 के आसपास देयर यूज्ड टू एग्जिस्ट अ श्राइन। A shrine and a temple is not correct. It's not the same thing. It may be unauthorized, but there was obviously a shrine, which I think by talking to people, I came to know that early 80s में कुछ आने लग गया वहाँ पे। जी सर। So you can't define it as a temple, but it is a shrine, and there is some sort of temple even today there. The question is the historicity of that temple, whether it existed for 400 years or for only for 20 years. जी 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 सर, बेसिस तो कुछ ना कुछ तो होती है, हर बात की बेसिस होती है। 80s वाला तो सब्जेक्ट इश्यू था भी नहीं, क्योंकि बात उससे पहले की थी कि कब से था और कब से नहीं था, लेकिन होता है। हमारी आपसे बस ये विनती है, जैसा कि आप वैसे भी अफोर्ड करते हैं, कि रिपोर्टिंग फेयर एंड जस्ट अगर हो तो सद्भावना वाकई बनी रहती है। और हैदराबाद का माहौल तो वाकईतन अच्छा भी है कि इसके अंदर जो है वो बनी हुई है। सर, एक दूसरा इशू, बड़ा बर्निंग इशू बना हुआ है हमारी सिटी में, वो है ये बॉम्ब ब्लास्ट वाला मामला। हर थोड़े दिन को हमारा शहर जो है अफेक्टेड हो जाता है बॉम्ब ब्लास्ट से, और उसके अंदर बहुत सारे जो है स्पेकुलेटिव थिंकिंग जो है शुरू हो जाती है, और जनरली एकदम से फ़ौरन ही मुसलमानों को ब्लेम कर दिया जाता है। बहुत मुसलमान बच्चों को पिकअप कर लिया जाता है, फिर कई महीनों लगते हैं उनको छूटने में। ऐसी सिचुएशन में हम आप जैसे बड़े अखबार वालों से ये ज़रूर तवक्को रखते हैं कि ज़्यादा केयरफुल और ज़्यादा
जो है उसको अफोर्ड करें। मैं आपको मुबारकबाद भी दूंगा कि आपके कॉलम में देखा मैंने कि जो है बड़े वाजे तौर पर लिखा गया था कि साहब ऐसा ऐसा पुलिस इनका नाम लेती है, उनका नाम लेती है, ये ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन, ये आदमी, वो आदमी, लेकिन अब तक कुछ भी साबित नहीं किया जा सका। तो वो भी स्टैंड आपका अपनी जगह पर है दुरुस्त, लेकिन आप खास तौर पर कैसा फील करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्पेकुलेटिव जो है रिपोर्टिंग भी नहीं होना चाहिए, स्पेकुलेटिव थिंकिंग भी नहीं होनी चाहिए? आजकल की जर्नलिज्म पूरी स्पेकुलेटिव हो गया है, तो वो जो न्यूज़पेपर का रिपोर्टर पे बहुत प्रेशर आता है पब्लिक से, किसने किया। टीवी चैनल्स बोलना चालू, ऐसे इंडियन मुजाहिदीन करके कोई चीज भी है कि नहीं मुझे मालूम, तो इसलिए लोग लिखना चालू कर देते हैं जी, एंड फिर किसी को पकड़ लेता है पुलिस, देन दे स्टार्ट सेइंग हिज नेम कि ये है जी, पर उसके बाद लोग भूल जाते हैं जी। फिर आपको 2 साल बाद पता चलता है कि और ही कोई रिस्पॉन्सिबल, अगर एट ऑल पता चले जी, ये जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की हिस्ट्री है, इन मोस्ट केसेस वी रियली डोंट नो जी। तो पहले के ज़माने में आपको याद होगा 20 साल पहले जब भी कुछ होता था फॉरेन हैंड बोलते, कुछ भी गड़बड़ हो गया इंडिया में बोलते थे फॉरेन हैंड। जी हाँ सर, तो फिर बोलते थे पाकिस्तानी हैंड है, वैसे जरूरी नहीं है कि पाकिस्तानी करवाता होगा। जी, जी। फिर उसके बाद ये जो हिंदुत्व एलिमेंट्स का ग्रोथ हुआ कंट्री में, जी, तो हिंदुत्व एलिमेंट्स के लिए अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी और मुस्लिम एक ही चीज़ है जी, तो फिर वो पाकिस्तानी से मुस्लिम पे आ गया। जी। और बाबरी मस्जिद और गुजरात राइट्स के बाद काफ़ी मुसलमानों में रोष भी है जी, एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल एट सम प्लेसेस देयर हैज बीन सम मुस्लिम रिएक्शन, जी। so this has been taken advantage of, and you are today talking of Indian Mujahideen without knowing what is Indian Mujahideen. जी। After all, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई अगर एग्जिस्ट करती है तो दे आर नॉट रजिस्टर्ड बॉडीज, तो ये नाम कहाँ से पड़ा? जो लोग सपोजिटली इंडियन मुजाहिदीन चलाते हैं वो क्या उनको इंडियन मुजाहिदीन बोलते हैं जी, या ये पुलिस की टर्मिनोलॉजी है? जी। तो उसके अंदर सब पहनते पड़ जाते हैं। फॉर इंस्टेंस टुडे भी दिलसुख नगर ब्लास्ट में कोई भी आइडिया नहीं है इनको कि किसने किया, जी, and they have no clue also, and I don't even know whether they'll have any clue. जी, Because the perpetrators of this violence are also very smart. They are smarter than the police. जी, जी, जी। So ये है। पहले ऐसा होता था सर कि ये पब्लिक डिस्कोर्स जो है मीडिया में स्पेशली वो न्यूज़पेपर ड्रिवन होता था और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको कैचअप कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेट्स द टोन फॉर द प्रिंट मीडिया ऑल्सो, और उनका सेट किया हुआ एजेंडा जो है फिर प्रिंट मीडिया में रिफ्लेक्ट होने लगता है। ये एक तरह से अनफॉर्चुनेट बात है क्योंकि प्रिंट मीडिया वाले ज़्यादा ऑन ग्राउंड रहते हैं और ज़्यादा वास्ट उनका नेटवर्क रहता है और उनकी बात को ज़्यादा वेटेज मिलना चाहिए। पर स्पीड, जहाँ पे स्पीड एसेंस है, स्पीड इज द एसेंस, वहाँ टीवी पहले रहता है। जी, जी। एक और चीज के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ, जी। ये जो पुलिस है ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, उनके डिफरेंट व्यूज होते हैं। एक रिसेंट केस में आपने देखा होगा एक पर्सन, एक सरेंडर्ड मिलिटेंट को जी, दिल्ली पुलिस ने उठाया। जी हाँ, जी हाँ सर। तो जम्मू कश्मीर पुलिस केम आउट ओपनली एंड सेड दिस गाय इज नॉट अ मिलिटेंट, ये तो सरेंडर्ड था बहुत पहले। जी हाँ, जी हाँ। ऐसे ऐसे वाकया पहले भी हो चुके हैं। मेरे को याद है एक आदमी था, उसका नाम मैं भूल गया, ही वाज सपोजिटली इन्वॉल्वड इन द अक्षरधाम जी, जी। अटैक इन गुजरात। जी। तो उसको भी कश्मीर से उठा के लाए थे। जी। तो मेरे को याद है हमने कश्मीर की किसी डीआईजी से बात किया तो उन्होंने कहा था ये तो गलत आदमी है, ये तो ऐसा है नहीं। जी, जी, जी। एंड इवन इन दिस केस ऑफ दिस लेटेस्ट केस ऑफ दिस जेंटलमैन, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जिसका नाम बार बार आ रहा है, जिसको दिल्ली पुलिस उठा के ले गई थी लास्ट अक्टूबर में, जी। एंड हु इज सपोज्ड टू हैव डन अ रेकी ऑफ दिस प्लेसेस। जी, जी, जी। तो वी डोंट नो बिकॉज आंध्र प्रदेश पुलिस, हैदराबाद पुलिस, आंध्र प्रदेश पुलिस privately is saying that this guy is not so dangerous, he cannot do such things. जी। He may have done, he may be capable of doing small things. जी, जी। So what I am trying to point out is that the police of different states also have different viewpoints. जी। So यहाँ पे एक जर्नलिस्ट के पास जब इंफॉर्मेशन आता है, सपोज आई एम ए जर्नलिस्ट इन दिल्ली, जी। और मैं तो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, जी। तो मैं पुलिस पर डिपेंड करता हूँ, तो दिल्ली पुलिस मेरे को कुछ बताती है, फिर मैं लिख देता हूँ। पर आपको क्या मालूम कि दिल्ली पुलिस ही क्या बता रही है? नाउ यू आर बिकमिंग वेरी अवेयर दैट इवन द पुलिस इज सेइंग सच रॉन्ग थिंग्स। जी, जी। ऑन हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन। सो दिस इज अ वेरी ये दुविधा की बात है। आपने जैसे बहुत राइटली कहा कि इंडियन मुजाहिदीन की कोई एक्चुअल उनकी एग्जिस्टेंस है भी कि नहीं है। गालिबन इसी सब्जेक्ट पर एक किताब भी लिखी गई है, कोई फॉर्मर चीफ ऑफ रॉ और आईबी, उन्होंने भी क्वेश्चन किया है अपनी किताब में कि जो है इनकी कोई एग्जिस्टेंस है भी कि नहीं है। लेकिन होता यह है सर, उसकी वजह से एक पूरी कम्युनिटी टारगेट हो जाती है, एक भय के सा वातावरण बन जाता है। और सच पूछिए तो आज सिटी में अपेरेंट काम के बावजूद ये है, स्पेशली मुस्लिम पेरेंट्स आर एक्सट्रीमली वरिड।
एक्सट्रीमली वरीड कि बिल्कुल ही छोटी सी बात पर बच्चों के साथ क्वेश्चनिंग हो जाती है, पुलिस मारपीट तक कर देती है, गाली गलौज कर देती है, तो उससे एक बहुत ही ज़्यादा जो है भय का वातावरण बनता जा रहा है, विच इज़ सो वेरी रॉन्ग। मैं समझता हूँ सर आपके अखबार को फिर से इनिशिएटिव, बड़ा स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव लेना चाहिए। आपने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था रिसेंटली, आपने पुलिस की टॉप ब्रास को बिल्कुल लाइव सेशन के लिए इनवाइट किया, लोगों ने उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस किए। ऐसी कोई और चीजें आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में हैं? दिस हैज बेनिफिटेड द पुलिस आल्सो, क्योंकि बाद में हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर ने मेरे को बोला कि हम पे लोगों का इतना रोष है, मुझे मालूम नहीं था। जी, तो उनको भी हालात से मेड देम फेमिलियर। जी, हम चलता तो रहता ही है। जैसे ये हमने एक कमेटी भी सेटअप की थी फॉर सिक्योरिंग एंड मेकिंग हैदराबाद सेफ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर स्पीकर सुरेश रेड्डी। उसकी हम मीटिंगें कर रहे हैं, तो एंड वी विल कम अप विद अ फुल प्रूफ प्लान हाउ टू मेक हैदराबाद सेफ एंड सिक्योर। And we are not only looking from so-called terrorist attacks, but also the safety of women, which is also become a big subject. Yes, sir. In Hyderabad, especially in the IT district, it's become a very big problem. बेशक जो है। दूसरा आपको मालूम ही होगा, हमने कल परसों ही चालू किया सेव द चारमीनार का कैंपेन। क्योंकि हम देख रहे हैं चारमीनार काला हो रहा है, उसके आसपास बिल्डिंग्स आ रहे हैं, नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट द चारमीनार। चारमीनार इज द आइकन ऑफ हैदराबाद, सो इफ यू कांट सेव चारमीनार, व्हाट कैन यू सेव? जी हाँ सर, तो हम तो करते रहते हैं। जी करते रहते हैं। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, हमारी पूरा कोऑपरेशन आपके साथ हमेशा रहेगा सर, दैट आई वांट टू अश्योर यू। और चारमीनार को सेव करने वाले मामले में तो कल कोर्ट ने भी शायद कुछ एक्शन लिया है, कुछ सो मोटो नोटिस लिए है, उसकी नोटिस इश्यू किए गए हैं 12 डिपार्टमेंट्स को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन चारमीनार को सेफ होना चाहिए, क्योंकि वाकई चारमीनार, मैं तो कहूँगा कि पूरे साउथ में उतना बड़ा मॉन्यूमेंट, वैसा मॉन्यूमेंट नहीं है सर। जी है, उसका प्रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जी, एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज पर क्या इनिशिएटिव्स हैं सर आपके? कोई आपको याद होगा 5-6 साल पहले हमने एक इशू लिया था, मेकिंग हैदराबाद ग्रीन। क्लीन एंड ग्रीन हैदराबाद। हर जगह जहाँ हम जाते थे तो पेड़ बड़े पेड़ करते थे। जी हाँ। तो हमने कोशिश किया कि पेड़ कटना बंद हो, तो काफी पब्लिक को मोबिलाइज भी किया। जी। उसके बाद देन वी रियलाइज दैट देयर इज अ प्रोविजन फॉर अ कमिटी अंडर द वॉल्टा वाटर एंड सम ट्रीज एक्ट, जी, जो कि परमिशन दे सकता है पेड़ कटेंगे कि नहीं, पर वो ऐसा कुछ होता नहीं था। फिर वो कमेटी को हमने कॉन्स्टिट्यूट कराया, कुछ सारा तो कमेटी चली, अभी भी चल रही है, तो इट इज नॉट सो एक्टिव। जी। फिर हमने प्लांटेशन का प्रोग्राम भी किया, बहुत पेड़ लगाए, 70-80 हज़ार पेड़ लगाए। जी जी। तो वो चलता रहता है, बट अनफॉर्चुनेटली आजकल इन द लास्ट 20 ईयर्स आफ्टर लिबरलाइजेशन इट इज बिकम कॉन्ट्रैक्टर्स राज। कॉन्ट्रैक्टर पेड़ काटते हैं, रोड करते हैं, बिल्डिंग लगाते हैं, तो किसी को वो नहीं है ना। जी। As a result of which water is going down, water table is going down, जी, air pollution हो रहा है। जी। तो इसके बारे में हम सोच रहे हैं क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आई वुड लाइक टू हैव योर एडवाइस आल्सो। जी सर। बिकॉज पब्लिक को इन्वॉल्व होना है, पब्लिक को कोई इंटरेस्ट नहीं है। जी सही है सर। सर एक तरफ तो ये क्लीन एंड ग्रीन हैदराबाद की ज़रूरत है, दूसरी तरफ हैदराबाद की रोड की वाइडनिंग की भी ज़रूरत है। रोड वाइडनिंग के लिए बहुत सारे झाड़ काटे जा रहे हैं, उस कैंपेन के बावजूद काटे जा रहे हैं, जबकि उसकी वजह से असर हुआ ज़रूर, लेकिन उसके बावजूद अभी भी काटे जो है जा रहे हैं। लेकिन आपने जैसा कहा कि सिटीजनरी को आगे बढ़कर जो है ऐसे प्रोग्राम्स को लॉन्च करना चाहिए जिसमें और ट्रीज ग्रो किए जाएं, दैट इज़ प्रॉबली द ओनली वे आउट। लेकिन दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए मेट्रो रेल वाला प्रोजेक्ट ज़रा ज़ोर पकड़ा हुआ है और तेज़ी से जो है तकमील की तरफ पहुंच रहा है। तो वैसी सूरत में प्रिकॉशनरी तौर पर मैं समझता हूँ गवर्नमेंट्स को ये करना चाहिए, कंसर्न अथॉरिटीज़ को ये करना चाहिए कि सेलेक्टिव रूट्स के ऊपर उनको आगे का कंस्ट्रक्शन आगे करते हुए दूसरी रूट्स को ज़रा डीकंजेस्टेड रखें, लेकिन काम को और तेज़ी से करने में ही भलाई नज़र आती है ना सर। आपने लिबरलाइजेशन की बात की, अभी लिबरलाइजेशन के नाम पर एक्चुअली क्या गेन हो रहा है सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हमारे पीएम साहब भी ये कहते हैं कि रिफॉर्म्स कैन नॉट बी डीरेल्ड, इलेक्शंस विल बी हेल्ड ऑन टाइम एंड फॉर कोलिशन कंपल्शंस वी विल नॉट डीरेल द रिफॉर्म्स। हाउ आर द रिफॉर्म्स रियली बेनिफिटिंग सर? आई सी, मैं आपको आई टेक यू बैक टू 1991। जी। 1991 में इंडियन रूपी, द रूपी अगेंस्ट द डॉलर, जिस दिन लिबरलाइजेशन चालू हुआ था 26 रुपए था। जी। आज हमको 20-22 साल हो गए हैं। जी। आज इंडियन रूपी शायद 56 रुपीज टू अ डॉलर है। जी। तो मतलब रूपी का स्ट्रेंथ तो गेन नहीं किया। जी। दैट इज द मोस्ट विजिबल स्ट्रेंथ ऑफ एन इकोनॉमी। जी। जी। क्यों नहीं किया? जी। क्योंकि हमारे आवर इंपोर्ट्स आर मोर देन आवर एक्सपोर्ट्स। जी। व्हाई आवर इंपोर्ट्स मोर देन आवर एक्सपोर्ट्स? जी। बिकॉज हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास तेल नहीं है। जी। बट ये एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि हमारे जो जनरल इंपोर्ट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा है। जी।
आपने लिबरलाइजेशन किस लिए किया था? आपने लिबरलाइजेशन किया था सो दैट योर मैन्युफैक्चरिंग जी becomes world class and you become an exporter of these industrial products. ट्रू But the reverse has happened. Today you are importing this stuff. जी तो आपको लिबरलाइजेशन करने का फायदा क्या है? जी मैं आपको दूसरी बात भी बताना चाहता हूँ. ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्ट्स विच इज हैपनिंग टुडे इज हैपनिंग फ्रॉम चाइना. जी जितने पावर प्लांट्स लग रहे हैं कंट्री में जी एटसेट्रा और दूसरी इंडस्ट्रियल मशीनरी है, मोस्ट ऑफ इट इज कमिंग फ्रॉम चाइना. जी चाइना आज भारत इंडिया का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है जी सर और देयर इज अ मैसिव डेफिसिट, $27 बिलियन की डेफिसिट है. जी हाँ सर क्योंकि आपने द पैटर्न ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना आप देखें तो इट इज लाइक व्हाट इट वाज इन द ब्रिटिश टाइम व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी केम. जी इन अदर वर्ड्स वी आर एक्सपोर्टिंग लो वैल्यू रॉ मटेरियल्स जी एंड यू आर इंपोर्टिंग हाई वैल्यू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. जी हाँ ये जो पूरा आयरन ओर का स्कैंडल है बेल्लारी में, जी सर ये सब आयन कहाँ गए आपको मालूम है? जी। सब चाइना में. चाइना को ही गया उनके वो और उनके स्टील जी। मिल बने जी और वो स्टील आप इंपोर्ट जी करते हो. जी हाँ जी हाँ तो क्या हुआ? सो यू आर बिकमिंग. अब मैं ये क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जी। आज ही मनमोहन सिंह ने बोला है कि नो वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट चाइना सेटिंग अप डैम्स ऑन द रिवर ब्रह्मपुत्र. जी आपको मालूम है कि एशिया के 11 रिवर्स जी। आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम टिबेट विच इज अंडर द फोर्सिबल ऑक्यूपेशन ऑफ चाइना. जी जी तो जी अगर चाइना अगर वो रिवर्स की फ्लो को चेंज कर दे तो दैट देयर विल बी लैक ऑफ वाटर नॉट ओनली इन इंडिया बांग्लादेश बट आल्सो इन साउथ ईस्ट एशिया, जी हाँ लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड. जी तो टुडे चाइना is planning to control the entire Asia through water, जी सर and on the other hand they are going to enter your country through industrial ports etc. जी फ्राइटनिंग प्रोस्पेक्ट इंडीड. लेकिन आपने जैसे अभी कहा सर कि हमारे इंपोर्ट बिल्स बहुत ज़्यादा हाई हैं इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम की वजह से. और मैं वह उसी वक्त अर्ज करना चाह रहा था कि साहब ये हमारा आयरन ओर से जिससे हमारी एक्सपोर्ट बिल हाई हो सकती थी, हमने उसको तो पूरा स्क्वांडर कर दिया. नहीं आयरन ओर को आप एक्सपोर्ट क्यों जी, कर रहे हैं? आप स्टील एक्सपोर्ट कीजिए. सही बात है सर. जी हाँ वो होना चाहिए था. that is value जी हाँ, added. जी दैट इज़ वैल्यू एडेड. बेशक हमारी प्लांट्स बनते और इंडस्ट्री हमारी स्ट्रांग होती है और स्टील वो कर सकते थे, लेकिन पूरे आयरन ओर को तो हमने यूं स्क्वांडर कर दिया और उसका कोई अकाउंट भी नहीं रहा हमारे पास. सो अनफॉर्चुनेट रियली. आगे क्या किया जा सकता है सर? और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर जो आगे आपको करना है पॉलिटिकल रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म unaccompanied by political reform will lead to such a situation. बहुत आज सही. today politics is being controlled by contractors. जी आप लैंग को देख लीजिए जी या और बड़े बड़े देख लीजिए, कितने बहुत एमपीज हैं जो कि बिजनेसमैन हैं. पहले के जमाने में कुछ पॉलिटिशियन शायद बिजनेसमैन बन जाते थे, आज के जमाने में बिजनेसमैन पॉलिटिशियन बन गए हैं. जी हाँ सर. और पॉलिसीज को भी वही So dictate करते they हैं. are making the policies which will suit them. जी. So first thing you have to do is to do political reforms. जी जी तो आपको किसने कहा कि पार्लियामेंट में 543 सीट्स हैं लोकसभा में? जी ये नंबर ऑफ सीट्स इज फिक्स्ड इन 1971 एंड विल रिमेन फिक्स्ड टिल 2031. राइट सर. तो जी इस दौरान कंट्री जी. की आबादी तो बढ़ी है. जी दैट मीन्स दैट इन ईच लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी देयर आर मोर वोटर्स. जी मेरे बचपन में मेरे को याद है हम न्यू दिल्ली में रहते थे, उस न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर्स थे 1 लाख. जी आज के दिन मैं हैदराबाद में रहता हूँ, शायद एक कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर्स होंगे 20 लाख. हाँ सर. तो अगर आप कैंडिडेट हैं तो 20 लाख वोटर्स को रीच करने के लिए जी आपको बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा. जी. वो पैसा कहाँ से आएगा? जी जी आप किसी से पैसा लेंगे, जी. जब पैसा लेंगे देन यू आर कॉम्प्रोमाइज्ड. जी So that is what is happening. जी The first thing you should do is what stops you जी from increasing the number of Lok Sabha seats to 2000. जी जी That will reduce the number of constituency. जी That will reduce the number of voters per constituency. So जितना पैसा खर्चा होगा वो कम हो जाएगा. जी दूसरा I think the time is ripe. Indian Republic is there for the last 63 years. जी इस रिपब्लिक के काफ़ी benefits भी हुए हैं. Lot of achievements are also been there. जी But republic must reinvent itself also. बहुत So we जरूरी should है. think in terms of जी. second republic. We जी. should think in terms of change in governance structures, etc. For instance, जी what is the sanctity of having 30 states in India when USA can have 50 states? जी Why can't you have 50 states? जी जी तो इस बारे में चर्चा करना पड़ेगा लोगों को. इसके बारे में सरकार को करना पड़ेगा. सरकार तो करेगी नहीं क्योंकि the people in the government are the people who have
got elected by the existing system. They are winners. They know how to win the elections. जी हाँ, जी हाँ। So they are the haves. Only the have-nots. People like you and me, we have to think and change the system. नाजरीन, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है, बड़ी पुरमख्स गुफ्तगू हो रही है किंगसुक नाग साहब, रेजिडेंट एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया हैदराबाद से। वक्त हो चला है एक छोटे से वक्फे का, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम अभी हाजिर होते हैं और सवालात करने किंगसुक नाग साहब से। कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी आते हैं वक्फे के बाद।